साल 1991 के जनवरी महीने में दिल्ली पुलिस 25 वर्ष की एक साध्वी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा चलाती है। पुलिस कहती है कि अयोध्या मामले में नफरत से भरे उसके ऑडियो कैसेट पहले ही बैन किए जा चुके हैं और आईपीसी की धारा 153A के तहत उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा चुका है। ये साध्वी 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद की सबसे भड़काऊ वक्ताओं में से एक मानी जाती है। हिंदू पुरुषों को मुसलमानों के खिलाफ अलाइन करने में इसकी भूमिका अहम थी। इसके भाषणों में नफरत का पुट और हिंसा की अपील इतनी असरदार थी कि मंदिरों में पूजा पाठ के समय भी लाउड स्पीकर से इसके भाषण चलाए जाते थे। जब बाबरी मस्जिद को ढहाया जा रहा था तब ये साध्वी राम चबूतरे पर थी। बाबरी मस्जिद की छत पर खड़े होकर एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे लगा रही थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बैठी जांच कमेटी ने इस साध्वी को उन 68 लोगों की सूची में रखा जो देश को सांप्रदायिक विवाद के कगार पर ले जाने के लिए निजी तौर पर दोषी हैं। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह साध्वी नरेंद्र मोदी को राखी बांधती है और 10 सालों बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में उस साध्वी को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। बात हो रही है साध्वी रितंभरा की, जिन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। क्या समाज को तोड़ने की कोशिश समाज सेवा है? क्या समाज में जहर घोलकर एक धर्म को दूसरे धर्म का खून का प्यासा बना देने की कोशिश समाज सेवा है? क्या हर वो व्यक्ति जो मुसलमानों या ईसाइयों के खिलाफ उग्र हिंदुत्ववादी भावना की पैरोकारी करता है, बीजेपी सरकार में पुरस्कृत हो सकता है? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात साध्वी रितंभरा की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साध्वी रितंभरा को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने के बाद से ही विवाद चल रहा है। पहले पद्म पुरस्कार के बारे में जानते हैं और फिर बात करेंगे रितंभरा के जीवन की। तो साहब, पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई साल 1954 में। 1978, 1979, 1993 और 1997 को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए। 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं: असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। भारत सरकार के मुताबिक इन पुरस्कारों को दिए जाने का मकसद किसी खास काम को मान्यता प्रदान करना है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, सिविल सेवा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने के लिए दिया जाता है। सरकार के मुताबिक चयनित व्यक्ति की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना चाहिए। इस साल 19 पद्म भूषण दिए जाने हैं, जिनमें से एक पद्म भूषण साध्वी रितंभरा को दिया जाएगा। मतलब साध्वी रितंभरा ने उच्च कोटि की कोई विशिष्ट सेवा की है और उसमें लोक सेवा का पुट भी है, कम से कम सरकार ऐसा मानती है। तो आइए जानते हैं कि साध्वी रितंभरा ने ऐसी कौन सी लोक सेवा की है। साध्वी रितंभरा का जन्म 1 जनवरी 1964 को लुधियाना के दोराहा गांव में हुआ। नाम पड़ा निशा किशोरी। 16 साल की उम्र में घर छोड़कर चली गई। कारण था 2 किराएदार लड़कों से इनकी दोस्ती, जो इनकी मां को नागवार गुजरा। मां ने इन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसी घटना के बाद से रितंभरा घर पर रहने से कतराने लगी और आखिरकार घर छोड़कर चली गई। उस वक्त ये बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। हिंदू पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे संत स्वामी परमानंद से प्रभावित थी। घर छोड़ने के बाद हरिद्वार में उन्हीं के आश्रम में गई और यहीं इनको रितंभरा नाम मिला। फिर वह स्वामी परमानंद के साथ देश भ्रमण पर निकली और बोलने की कला सीखी। 1980 दशक के अंत तक आते आते ये हिंदू विश्व परिषद से जुड़ गई। साध्वी रितंभरा चूंकि बोलने की कला में माहिर थी, सो विश्व हिंदू परिषद ने इन्हें अपना प्रवक्ता बनाया। इसी दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। रितंभरा नफरत से भरे भड़काऊ भाषण देने लगी। इन भड़काऊ भाषणों की वजह से इनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी, जिसे देखते हुए साल 1989 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी इन्हें अपना स्टार प्रचारक नियुक्त कर दिया। इसके 1 साल बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो इस आंदोलन में साध्वी रितंभरा ने जन जागरण का बीड़ा उठाया। इनके भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटती थी। सितंबर 1990 में गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन की रथ यात्रा शुरू हुई। इसे 1 महीने में 10,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर अयोध्या पहुंचना था। इस आंदोलन में रितंभरा ने अनेक भड़काऊ भाषण दिए।
रितंभरा के इन भाषणों के ऑडियो टेप बनाकर एक एक रुपए में बेचे जाते और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के घरों में बांटे जाते थे। इनके इन भाषणों में मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया जाता, मुस्लिमों की तुलना दूध में नींबू से की जाती और मक्खियों के समान उन्हें बताया जाता। 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी रितंभरा अपने भाषणों में मुसलमानों पर यह आरोप लगाती कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं की संख्या से अधिक हो सके। इतिहासकार तनिका सरकार अपनी किताब हिंदू वाइफ हिंदू नेशन में लिखती हैं, अयोध्या के पंडितों ने मंदिर में अपने रोजाना तय पूजा पाठ को स्थगित कर इनके ऑडियो कैसेट के भाषणों को बजाना शुरू किया। रितंभरा की वजह से ही इस आंदोलन में हिंदू औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों से होती हुई जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर इस पर विराम लगा दिया। उस समय बिहार में जनता दल का शासन था और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लालू प्रसाद यादव के इस कदम का केंद्र में जनता दल को खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने जनता दल की केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। मात्र 16 महीने बाद साल 1991 में फिर से चुनाव होने थे। एक बार फिर से बीजेपी ने इस चुनाव के लिए साध्वी रितंभरा को अपना स्टार प्रचारक बनाया। रितंभरा के भाषणों में लाखों की संख्या में भीड़ आने लगी। इस दौरान दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए रितंभरा ने कहा, राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाषणों से बीजेपी को चुनावी फायदा नहीं हुआ और बीजेपी ये चुनाव हार गई। चुनाव के बाद रितंभरा इसी साल विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी की नींव रखती हैं। इसके अगले साल जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए थे तब साध्वी रितंभरा बीजेपी के शीर्ष नेताओं और कई साधु संतों के साथ मंच पर थी। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में उस दिन की आंखों देखी लिखी है। उनके मुताबिक साध्वी रितंभरा कार सेवकों को संबोधित करते हुए कह रही थी कि वो इस शुभ और पवित्र काम में पूरी तरह लगे। एक कौम को डेमोनाइज करने को शुभ और पवित्र काम बता रही थी साध्वी रितंभरा। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद साध्वी रितंभरा ने सार्वजनिक जीवन से पीछे हटते हुए कुछ वर्षों तक लो प्रोफाइल जीवन जिया। 1993 में उन्होंने मथुरा और वृंदावन के पास एक आश्रम स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मामूली शुल्क पर प्रदान की। हालांकि यह योजना उस समय विफल हो गई जब कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली नई राज्य सरकार ने उन्हें भूमि का कब्जा लेने की अनुमति नहीं दी। हालांकि बाद में जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो अनुमति मिल गई। उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। इसके बाद साल आता है 1995। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे उदयनगर में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से रितंभरा फिर से लाइमलाइट में आ जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के कस्बे उदयनगर में बस में सफर कर रही सिस्टर रानी मारिया पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। रानी मारिया को बस से बाहर खींचकर चाकुओं से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस आधार पर कि वो धर्मांतरण करा रही थी। इस घटना का आरोप लगता था कि यह हत्या भाजपा और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने की है, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिस पर साध्वी रितंभरा ने एक बयान दिया, अगर एक भी चोटी या जनेऊ कटा तो ईसाई भारत से मिटा दिए जाएंगे। उनकी इस बयानबाजी ने सांप्रदायिक तनाव को और भड़का दिया। लेकिन रितंभरा यही नहीं रुकी। एक और बयान में मदर टेरेसा को जादूगरनी कहकर ईसाई मिशनरियों की आलोचना की। इसके इन भाषणों की वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें आगजनी की कई घटनाएं हुई और 169 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके चलते रितंभरा को भी गिरफ्तार किया गया। लाइमलाइट में आने के बाद बीजेपी इनका एक बार फिर से फायदा उठाती है और उसी साल 1995 में होने वाले गुजरात चुनाव प्रचार का जिम्मा इन्हें सौंप देती है। ये इस चुनाव में कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती हैं, जिससे चुनावी भावनाओं को भाजपा के पक्ष में मोड़ने में मदद मिली। बीजेपी ने यह चुनाव जीत लिया। इस समय साध्वी रितंभरा राजनीति में काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। साध्वी रितंभरा के साथ साथ इनके द्वारा स्थापित की गई वीएचपी की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी भी शक्तिशाली हो चुकी थी। दुर्गा वाहिनी के शक्तिशाली होने का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब साल 2002 में उड़ीसा के कुछ विधायकों ने वीएचपी, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की आलोचना की तो दुर्गा वाहिनी ने भगवा पट्टी पहनकर त्रिशूल लहराते हुए उड़ीसा विधानसभा में ही जमकर तोड़फोड़ कर दी।
उसी साल जब राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी अगुवाई वाली राज्य सरकार ने साध्वी ऋतंभरा के परम शक्तिपीठ ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर 1 रुपए के वार्षिक शुल्क पर 17 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी, जिसे ऋतंभरा साल 1993 से लेने का प्रयास कर रही थी। लगभग 20 करोड़ रुपए कीमत की इस जमीन को 1 रुपए प्रतिवर्ष लीज पर दिए जाने के पीछे सरकार ने तर्क दिया, यह जमीन परोपकार के लिए उपयोग की जा रही है। ऋतंभरा ने इस जमीन पर एक वात्सल्य ग्राम नाम का आश्रम बनाया। धार्मिक शिक्षा के नाम पर चलाए जा रहे इस आश्रम में महिलाओं को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लाठी, तलवार और पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। दुर्गा वाहिनी से निकलने वाली इनके शिष्य कई अपराधों में आरोपी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रज्ञा ठाकुर, जो मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी थी। सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 37 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। यह विस्फोट मालेगांव के एक मस्जिद के पास हुआ जब लोग ईद की नमाज अदा कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया कि इस विस्फोट में हिंदू आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जिनमें प्रमुख नाम अभिनव भारत नामक संगठन का था। 2008 में पुलिस ने हिंदुत्ववादी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपी शामिल थे। हालांकि बाद में साल 2020 में प्रज्ञा ठाकुर को इस मामले में दोष मुक्त करार दे दिया गया। इसी साल ऋतंभरा को एक सीबीआई विशेष अदालत ने उन्हें और 32 अन्य के साथ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले से भी बरी कर दिया। अब सरकार ने इन्हें इसी साल पद्म भूषण देने का ऐलान किया है। ऐसा नहीं है कि ऋतंभरा के लिए सरकार का प्यार एकदम से दिखा हो। इससे पहले भी सरकार ने ऋतंभरा को सैनिक स्कूल चलाने की मंजूरी दे दी थी। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़कियों के लिए संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। इस समारोह में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ऋतंभरा की सराहना की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सिंह ने कहा था, दीदी मां ऋतंभरा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2023 जून में इसी स्कूल के कार्यक्रम के दौरान साध्वी ऋतंभरा ने छात्रों को संबोधित किया। स्कूल के फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा किया गया। साध्वी ऋतंभरा इस वीडियो में फरमा रही हैं कि कॉलेज में लड़कियां कैसे नियंत्रण से बाहर हैं। वो कहती हैं, हमें कॉलेजेस में क्या मिलता है, आधी रात को सिगरेट पीती लड़कियां। शिक्षा के इन केंद्रों में महिलाएं शराब की बोतलें तोड़ रही हैं और मोटरसाइकिल पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभद्रता फैला रही हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत की बेटियां इतनी बेकाबू हो जाएंगी। वो सोशल मीडिया पर गाली गलौज वाली रीलें पोस्ट कर रही हैं, वे न्यूड फोटो शूट करा रही हैं, वे अंडरगारमेंट्स में अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं, इन लड़कियों में संस्कार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा का गर्ल्स स्कूल और हिमाचल प्रदेश के सोलन में राजलक्ष्मी संविद गुरुकुलम 40 ऐसे स्कूलों की सूची में शामिल है जिन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ एक समझौता साइन किया हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने ये एमओयू सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए किए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। मंत्रालय ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर एक प्रेस नोट जारी किया। एनडीटीवी द्वारा भी ऐसी ही एक खबर प्रकाशित की गई, जिसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रेस के कुछ हिस्सों में ऐसे लेख छपे हैं जिनमें कहा गया है कि नए सैनिक स्कूलों को उनके राजनीतिक या वैचारिक जुड़ाव के आधार पर संस्थानों को आवंटित किया जा रहा है। इस तरह के आरोप निराधार हैं। 1980 के दशक से ही ऋतंभरा के भाषण समाज को तोड़ने की कोशिशें करती रही। मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश ऋतंभरा ने की। हिंदुओं को अन्य धर्मों के खिलाफ नफरत के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश दरअसल समाज को तोड़ने की कोशिश थी। ऋतंभरा बाबरी मस्जिद विध्वंस की उस घटना की पोस्टर लेडी हैं जिसने इस देश के आइडिया और आत्मा पर हमला बोला है। क्या आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला लोक सेवा हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। साध्वी ऋतंभरा जो हेट स्पीचेस देने के मामले में बहुत एग्रेसिव रही हैं और लगातार जो हेट स्पीचेस पेडल करती रही हैं, क्या उन्हें पद्म भूषण दिया जाना सही है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।